युद्ध चला था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, और इसके बाद 1945 से 1991 का जो काल था डियर, वो शीत युद्ध का काल था। क्या यहाँ पर अमेरिका अपना वर्चस्व को खींच कर दूर दूर तक बढ़ाना चाहता था, दूर दूर देशों पर हावी होना चाहता था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये अमेरिका का फ्लैग है। इस कार्टून के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं एक ठोस उदाहरण अमेरिकी प्रभुत्व के। कैसे उदाहरण? तो अमेरिकी प्रभुत्व के ठोस उदाहरण के विषय में जानते हैं। क्या अमेरिकी प्रभुत्व के ठोस उदाहरण के विषय में हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 वन शॉट देखने वाले हैं, जिसका बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था। माय डियर, वो समय आ गया है, वो घड़ी, वो पल, सारा कुछ आ गया है। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। आखिर अमेरिका ऐसा क्या किया जिसके कारण अमेरिका का जो वर्चस्व है लगभग पूरे विश्व पर देखने को मिला? माय डियर, इस चैप्टर में इन तमाम चीजों के विषय में हम लोग जानने वाले हैं। उससे पहले एक आपके लिए गुड न्यूज माय डियर, आप लोगों के लिए संघर्ष बैच आया हुआ है। योद्धा एकेडमी लेकर आए हुए हैं संघर्ष बैच। यदि आप 2026 में एग्जाम देंगे, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो देर किस बात की, अभी ही जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए योद्धा एकेडमी, और वहां से जाकर डाउनलोड करने के बाद आपको मिलेंगे संघर्ष बैच। परचेस कीजिए मात्र 1199 रुपए में बच्चों, आपको अल्टीमेट हर एक सब्जेक्ट यहां पर मिलने वाले हैं। और इस बैच के अंदर आपको मिलने वाले हैं रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, ऑनलाइन टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और जो है डेली प्रैक्टिस नोट्स, उसके बाद पैनल पीडीएफ, सारा कुछ मिलने वाला है। कहिएगा गुरुजी बता दीजिए ना इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है? तो इसमें माय डियर जो सब्जेक्ट होने वाला है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश इत्यादि की पढ़ाई होती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बैच को परचेस कीजिएगा। और डेली आप YouTube पे जो है सोच रहे हैं सर क्लास नहीं होता है, तो एप्लीकेशन पे माय डियर हो रहा है, तो जल्दी से आप लोग एप्लीकेशन पर जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये देख रहे हैं, ये जो फ्लैग है ये अमेरिका का है बच्चों। ये जो फ्लैग है ये किनका है? अमेरिका का फ्लैग है। और इन्हीं के वर्चस्व के विषय में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले माय डियर इनका हम लोग परिचय जानेंगे। क्या जानेंगे? परिचय जानेंगे, ठीक है। परिचय में क्या बच्चों? तो बोलेंगे कि शीत युद्ध। बच्चों एक बात बताओ, शीत युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1945 ईस्वी से बच्चों, 1900 ध्यान दीजिएगा, 1945 से 1991 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। 1945 से 1991 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो ये शीत युद्ध चला था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, और इसके बाद 1945 से 1991 का जो काल था डियर, वो शीत युद्ध का काल था। क्या? शीत युद्ध का काल था। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका विश्व की सबसे क्या है बच्चों? बड़ी ताकत है। अमेरिका क्या है? विश्व की सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है डियर। अमेरिका विश्व के सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और दुनिया में कोई उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी ना रहा। मतलब जो अमेरिका है ना, अमेरिका, ध्यान दीजिएगा बात बच्चों, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। आप जानते हैं 1945 से 1991 तक शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध तक तो सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ही तो टकराव था। इन दोनों के बीच जो मनमुटाव था, यही तो शीत युद्ध था ना बच्चों। शीत युद्ध समाप्ति होने के पश्चात 1991 में, या कहिए शीत युद्ध के अंतिम पड़ाव में 1991 में क्या हुआ? जो है सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया, सोवियत संघ रूस का खंडन हो गया, टूट गया। और उसके बाद पूरे विश्व में एक ध्रुवीय आया, और वो एक ध्रुवीय अमेरिका हुआ, जो अमेरिका का पावर अल्टीमेट दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया। तो उसी के विषय में हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं।
इस घटना के बाद, कौन घटना के बाद? शीत युद्ध घटना के बाद। ठीक है बच्चों, शीत युद्ध घटना के बाद के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन बच्चों पूछ लिया जाए, एक ध्रुवीय, क्या बच्चों ये पूछ लिया जाए आपसे कि एक ध्रुवीय, कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए? एक ध्रुवीय के बारे में पूछ लिया जाए कि एक ध्रुवीय किसे कहते हैं, तो बोलेंगे 1991 के बाद या 1991 में सोवियत संघ के विघटन होने के बाद अमेरिका का वर्चस्व आया, अर्थात वो जो समय था वह एक ध्रुवीय का समय था। ठीक है बच्चों, एक ध्रुवीय का क्या था? समय था। और देखिए वर्चस्व का क्या होता है, वर्चस्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वर्चस्व का अर्थ होता है कि अपनी पावर को, अपनी शक्ति को कितना ज्यादा से ज्यादा हम विखार सकें। जैसे आपके पास मान लिया जाए, मोटा मोटी समझिए 5 कट्ठा भूमि है, अब अपने लाठी के जोर पे, ठीक है, पहले जमाने में क्या होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस मुहावरा का अर्थ क्या है? जिसके लाठी में जितना दम है वो उतना खेत धीराधार में क्या करो, बुन लो। तो वही बात है बच्चों यहाँ पर कि अमेरिका अपना वर्चस्व को खींच खींच कर दूर दूर तक बढ़ाना चाहता था, दूर दूर देशों पर हावी होना चाहता था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये अमेरिका का फ्लैग है, इस कार्टून के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि ये सब अल्टीमेट इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, और खींच कर इसको क्या करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है। इस अमेरिका जो ये यहाँ पर जो अमेरिका आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों, अमेरिका जो दिखाई पड़ रहा है, तो ये अमेरिका अपने आप को खींच खींच कर बहुत सारे अलग अलग देशों पर हावी होना चाह रहा है, अलग अलग देशों पर हावी होना चाह रहा है बच्चों। वही हम बताना चाह रहे हैं, आइए समझेंगे। वर्चस्व का अर्थ ऐसी स्थिति से है जिससे कोई एक देश विश्व में बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा मजबूत स्थिति में हो। वर्चस्व को 3 अर्थों में देखा जा सकता है। वर्चस्व को कितने स्तरों में देखा जा सकता है? 3 स्तरों में। क्या हुआ वर्चस्व? मतलब वर्चस्व का अर्थ होता है कि वर्तमान जितने भी देश हैं उन देशों में सबसे कोई ताकतवर देश बनना चाह रहा है, या ताकतवर देश बन गया है तो उसको दिखाना चाह रहा है पूरे विश्व को, नहीं मेरे पास क्या है, ताकत है। यही होता है वर्चस्व। यही क्या होता है बच्चों? वर्चस्व। और जो 3 अर्थ है बच्चों, 3 अर्थ जो है वो 3 अर्थ कौन कौन है? पहला है बच्चों सैन्य शक्ति। क्या? सैन्य शक्ति है। ठीक है बच्चों, कहते हैं सैन्य शक्ति के अर्थ में। और दूसरा ध्यान दीजिए बच्चों, दूसरा है आपका विश्व अर्थव्यवस्था के अर्थ में, तथा तीसरा है सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के अर्थ में। ये जो है ना, ये 3 शक्तियां बच्चों, ये 3 शक्तियां वर्चस्व को बेहतर बनाती है। ये 3 शक्तियां वर्चस्व को क्या बच्चों? बेहतर बनाती है। ये 3 शक्तियां वर्चस्व को बहुत ही क्या बेहतर बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा, 3 शक्तियां वर्चस्व को बेहतर बनाती है। ठीक है, अमेरिका का इन तीनों ही क्षेत्रों में वर्चस्व स्थापित है। और अमेरिका इन तीनों क्षेत्र में, सैन्य, वैश्विक और सांस्कृतिक, सैन्य क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में, और जो है बच्चों आर्थिक क्षेत्र में, ये तीनों क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, ये तीनों क्षेत्र में बच्चों जो है अमेरिका अपने आप को मजबूत कर लिया है, जिसके कारण अमेरिका का जो वर्चस्व है वो प्रचंड जो है पूरे विश्व पर लहर रहा है, और ये दिख रहा है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है। चलिए आगे कह रहा अमेरिकी प्रभुत्व के लक्षण। अमेरिकी प्रभुत्व के लक्षण क्या क्या हैं? ठीक है, अमेरिका का जो प्रभुत्व का, अमेरिका की जो शक्ति का जो लक्षण था, अमेरिका ताकतवर का जो लक्षण था बच्चों, वो लक्षण को हम लोग देखेंगे। बोलेंगे कि 1991 में खाड़ी युद्ध, ठीक है, जिसको गल्फ का भी युद्ध कहते हैं, ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध, जिसे कंप्यूटर युद्ध के भी नाम से जाना गया है, 1991 खाड़ी का युद्ध। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा खाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम प्रदर्शन हुआ, ठीक है, 2001 में। ये अमेरिका पहला प्रदर्शन किया बच्चों, ये अमेरिका पहला प्रदर्शन किया था। फिर 2001 में बच्चों, 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का अंत किया। अफगानिस्तान में जो तालिबान का, ये जो अफगानिस्तान देख रहे हैं बच्चों, ये तालिबान का इस पर क्या था? शासन था। तालिबान का इस पर क्या था बच्चों? शासन था। क्या था बच्चों? शासन था। ठीक है, तो तालिबान जो है, ध्यान दीजिएगा, तालिबान का अफगानिस्तान में क्या था? शासन था। तो उन शासनों को खत्म किया कौन? अमेरिका। अमेरिकन का भाई साहब हट जाओ, अफगानिस्तान से एकदम खाली कर दो, तुमको अफगानिस्तान पे दबदबा नहीं देना है। तालिबान को एकदम हटाया, लड़के अमेरिकी सेना को भेजा गया अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से तालिबान के शासन को अंत किया गया। ठीक है बच्चों, ये भी अमेरिकी
क्या है, प्रभुत्व है। और तीसरा जो है बच्चों यहाँ पर देखिएगा 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन के अधिनायकवादी शासन का सफाया किया था 2003 में। अब देखिए यहाँ पर कहाँ बच्चों 2003 में इराक पर देखिए एक आजाद किसको किया, अफगानिस्तान को आजाद किया। हम हाईलाइट कर देते हैं बच्चों, हाईलाइट करते हैं, अफगानिस्तान को आजाद किया, इसके बाद इराक को आजाद किया, ठीक है। और प्रथम खाड़ी युद्ध में विजेता हुआ। ये सभी बच्चे क्या दिखा रहा है, अमेरिका की ताकत को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, अमेरिका के ताकत को दिखा रहा है। यही ताकत ना डियर अमेरिका को बेहतर बनाता है, अमेरिका को ताकतवर बनाता है, ठीक है। अमेरिका को क्या बनाता है, ताकतवर बनाता है, ठीक है डियर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहते हैं बच्चों 2011 में पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर ओसाम की हत्या किया था। अब देखिए ओसाम भाई साहब का भी हत्या किया था 2011 में, पाकिस्तान के एटाबाद में घुसकर ओसाम की हत्या किया था। ये है अमेरिका का पावर। इसके बाद बच्चों एक तरफा कार्यवाही अमेरिका प्रभुत्व का ज्वलंत उदाहरण कहे जा सकते हैं और इस स्थिति के प्रमुख लक्षणों को कई प्रकार से इंगित किया जा सकता है और कुछ अमेरिका के पावर को, कुछ अमेरिका के इस प्रभुत्व को हमने यहां पर दिखाने का प्रयास किया कि आपने देखे 1991 में 2000, 2001, 2003, 2011 ये तमाम टाइम अमेरिका अपने आप को बड़ा करने का प्रयास किया। यही है अमेरिका का प्रभुत्व, यही क्या है अमेरिका का बच्चों प्रभुत्व है। आगे ध्यान दीजिएगा, पहला कहता है बच्चों नई विश्व व्यवस्था की रचना। अमेरिका ने नई विश्व व्यवस्था की रचना किया। करा अमेरिका एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, क्या राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के शब्दों में आतंक के भय से मुक्त हो, आतंक के भय से मुक्त हो। जो आतंक का भय है अमेरिका भी चाहता है, जो आतंकवाद है या आतंक का भय है उस भय को जड़ से खत्म करना चाहता है। यही कारण है पहलगांव में जो अभी पहलगांव में जो युद्ध हुआ जिसमें कि 28 जवान क्या हुए हमारे देश के चले गए, शहादत हो गई उनकी। इस समय जो पाकिस्तान ने यह घटना को अंजाम दिलवाया है, अब भारत जब पाकिस्तान पर दबदबा बना रहा है तो पाकिस्तान पर दबदबा बना रहा है भारत, तो भारत को कई देश साथ दे रहे हैं। इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ठीक है। बहुत सारे देश क्या कर रहा है बच्चों, सहयोग कर रहा है कि बिल्कुल आतंकवाद को जड़ से क्या समाप्त करनी चाहिए। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहते हैं तथा जिससे शांति सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और जिसे फ्रांसीसी फुकुयामा ने इतिहास के अंत के रूप में परिभाषित किया है। और इन सभी चीजों को कौन बच्चों, ठीक है, फुकुयामा, कौन, एक फुकुयामा नाम का इतिहासकार था बच्चों। क्या था ध्यान दीजिएगा, तो फुकुयामा, ठीक है बच्चों, फुकुयामा नाम का एक इतिहासकार था बच्चों, एक इतिहासकार था। ये इतिहासकार ने, फुकुयामा नाम का इतिहासकार ने एक चीजें दिया, क्या दिया बच्चों, दिया इतिहास के अंत। क्या दिया बच्चों, इतिहास, ध्यान दीजिएगा, इतिहास के अंत, इतिहास के अंत। ये पूछेगा इतिहास के अंत किनकी रचना है, फुकुयामा जी का रचना है, फुकुयामा जी का क्या है, रचना है, ठीक है। चलिए आगे करा, संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था का स्वेच्छाचारी संचालन 2003 में होता है। कब होता है बच्चों, 2003 में होता है। कब होता है, 2003। यूनाइटेड नेशन, क्या बच्चों, ये यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद है। यहाँ पर जितना भी यूनाइटेड नेशन में देश शामिल है सबका फ्लैग लगा हुआ है। ये देख रहे हैं ना बच्चों, सबका फ्लैग इधर से इधर क्या है, लगा हुआ है। सबका फ्लैग लगा हुआ है, ये सबका तिरंगा, सबका झंडा लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। ये है आपका यूनाइटेड नेशन, ठीक है बच्चों। ये क्या है, तो ये याद रखिएगा, ये बच्चों आपका यूनाइटेड, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है। क्या है, यूनाइटेड नेशन है, यहां पर लिख दें, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन है बच्चों, ये यूनाइटेड क्या है, नेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। चलिए कह रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा है, क्या कह रहा है,
कह रहा है कि अमेरिका ने इराक पर आक्रमण करना 2003 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन जब फ्रांस और सोवियत संघ के राष्ट्रपतियों ने इस कदम का विरोध किया। इराक पर हमला करना चाहा कौन? अमेरिका। जब इराक पर हमला करना चाहा अमेरिका ने भाई साहब, तब क्या किया? इराक का सहयोग कर दिया कौन? फ्रांस और सोवियत संघ। सुरक्षा परिषद की बैठक वीटो शक्ति के प्रयोग की धमकी दी तो राष्ट्रपति जी डब्ल्यू बुश की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया। इराक पर क्या किया? आक्रमण किया बच्चों। इराक पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। फिर भी मतलब इतना मना करने के बावजूद फिर भी अमेरिका किसी का न सुना, एकदम इराक पर हमला बोल दिया। ठीक है। तीसरा देखिए उदाहरण, कह रहा है कि दमनकारी कूटनीति का प्रयोग। अमेरिका दमनकारी कूटनीति का भी प्रयोग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार किसी राज्य के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना वर्जित है। संयुक्त राष्ट्र का जो एक चार्टर एक्ट है, सही बात है, किसी भी देशों के घरेलू मामले में आप क्यों दखल अंदाज करेंगे? बिल्कुल दखल अंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अमेरिका कोई ना कोई तर्क देकर ऐसा करता रहा। अमेरिका जो है नहीं होता मैंने ताकतवर है, मन बरू वाला टाइप का, वही बात है कि अमेरिका जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका जो है बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी न किसी प्रकार के कंक्लूजन देकर और जो है हस्तक्षेप कर बैठता है। क्या बच्चों? हस्तक्षेप कर बैठता है। ठीक है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की निंदा की तथा ईरान पर दबदबा बनाया। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बच्चों? कि अमेरिका ने, ठीक है, उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की निंदा किया था। किसका? उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण का निंदा किया था तथा ईरान पर दबदबा डाला था, नहीं दबाव डाला था। ईरान पर क्या डाला था? दबाव डाला था। ठीक है बच्चों, ईरान पर क्या डाला था? दबाव डाल रहा है कि वह अपने को परमाणु शक्ति संपन्न देश ना बनाए। इसके साथ ही साथ अमेरिका द्वारा लोकतांत्रिक शक्ति के नाम पर विभिन्न देशों में सैन्य अभियान चलाए गए। अमेरिका के द्वारा क्या किया गया? विभिन्न देशों में बच्चों सैन्य शक्तियों चलाया गया। लोगों को कहा गया कि आप परमाणु ठीक है नहीं बना सकते हैं, आप परमाणु संपन्न देश नहीं हो सकते। ये तो गलत है ना, कहिएगा सर गलत नहीं, सही है सही है, लेकिन सही बात है, सही है। लेकिन आप अपना परमाणु बम नष्ट कर दें तब ना कोई भी देश अपने पास परमाणु बम नहीं रखे। सब देश खत्म कर दे परमाणु बम को तब ना, लेकिन सब देश कुछ ना कुछ देश रखेंगे परमाणु और कुछ देश नहीं रखेंगे। ऐसे थोड़ी होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता है। चौथा देखिए अमेरिका का दबदबाव। सर्वसत्तावादी व्यवस्थाओं एवं आतंकवाद का निराकरण किया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर इस्लामिक कट्टरवाद के प्रहार के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करके वहां तालिबान के शासन को खत्म किया। क्या किया? खत्म किया। भाई साहब अमेरिका है और अमेरिका से टक्कर लेना किसी भी आतंकवाद को बहुत भारी पड़ सकता है, किसी भी आतंकवाद के संगठन को बहुत भारी पड़ सकता है बच्चों, क्या बहुत भारी पड़ सकता है। ठीक है। चलिए, फिर इराक में सद्दाम हुसैन का शासन समाप्त किया। अमेरिका ने इराक में क्या किया? सद्दाम हुसैन का शासन समाप्त किया, जिस पर जनसंहार शस्त्र रखने का आरोप लगाया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चों अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान में जो है बहुत सारे, ये जो देख पा रहे हैं बच्चों, बहुत सारे सैनिक आकर क्या किया? अफगानिस्तान को तालिबान से आजाद करवाया। तालिबान के आतंकवाद से क्या करवाया? आजाद करवाया। आइए ध्यान देते हैं। आइए बच्चों, कह रहा है कि अमेरिकी प्रभुत्व के ठोस उदाहरण। अमेरिकी प्रभुत्व के कैसे उदाहरण? तो अमेरिकी प्रभुत्व के ठोस उदाहरण के विषय हम जानते हैं। क्या? अमेरिकी प्रभुत्व के ठोस उदाहरण के विषय में हम क्या करते हैं? जानते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला बच्चों, अमेरिकी प्रभुत्व के ठोस उदाहरण। आखिर अमेरिका का प्रभुत्व बहुत बड़ा था, उसका कुछ तो उदाहरण दीजिएगा। पहला बच्चों, प्रथम खाड़ी युद्ध। क्या? प्रथम खाड़ी युद्ध। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है? कहिएगा यस गुरुजी। अब देखिए, नहीं जैसे कि कहिएगा कि नहीं हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे पास इतना पैसा है, उतना पैसा है, कहेगा दिखाओ तो कहाँ है,
नहीं कहेगा कहाँ दिखाओ तो, तब तुम दिखाएगा कि हमरा पटना रंग के हमें हमको जो है पटना जैसे सिटी में 5 बीघा जमीन है, ये मॉल है, ये है, वो है, 9 है, 13 है, तो उससे जब आप दिखाओगे तो लगेगा ना सच में ये लड़का बहुत मतबर है, बहुत ज्यादा अमीर है, नहीं इसके पास ताकत है। तो वही दिखावा, वही कर रहा है। अमेरिका अगर ताकतवर है तो उसका क्या क्या उदाहरण है, क्या क्या ऐसे चीजें हैं जिससे पता चल पाए नहीं सच में अमेरिका के पास क्या है, पावर है। तो पहला पावर अमेरिका दिखाता है खाड़ी का युद्ध। कहता है भाई साहब आप खाड़ी का युद्ध में ही पता कर लीजिए ना हमारा क्या औकात रहा है। अमेरिका कहता है भाई साहब खाड़ी के युद्ध में ही पता कर लीजिए ना हमारा क्या औकात है, क्या हस्ती है, आप देख तो लीजिए। कह रहे हैं कि 2 अगस्त 1990 को इराक की सेना ने कुवैत पर कब्जा जमा लिया। इराक जो है, इराक की सेनाओं ने कुवैत पर कब्जा जमा लिया तथा इराक ने कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित कर दिया। इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा, इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था। ठीक है, 2 अगस्त 1990 को इराक के सेनाओं ने कुवैत पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। यह मामला सुरक्षा परिषद में आया, जो अभी दिखाया आपको सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन, वहां मामला आया। मामला आने के बाद आया जहां इराक ने इस कार्य की निंदा की। ठीक है, निंदा की गई इराक के इस कार्य। सही बात है बच्चों, किसी भी देशों को आप एकदम जबरदस्ती जो है उसको गुलाम बनाकर वहां पर कुछ भी करने लगेगा तो निंदा तो आपको करेगा ना। तो इराक का निंदा किया गया सुरक्षा परिषद में। उसे कुवैत को मुक्त करने का आग्रह किया गया। कहा गया इराक भाई साहब सुन लो, हम सुरक्षा परिषद से बोल रहे हैं। एकदम फोन घुमाया गया, हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन, हम सुरक्षा परिषद से बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से बोल रहे हैं। तो क्या लगता है तुम कुवैत को नहीं छोड़ेगा, तो है ढेर होशियार हो गया। ऐसा बातचीत हुआ। इराक ने कहा हाँ हम नहीं छोड़ेंगे, हम मनबरू हैं, हम ताकतवर हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। कल के ठीक है नहीं छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, तुमको पता लगा देते हैं, अभी 2 मिनट में रुको। फिर सुरक्षा परिषद ने कई देशों के सैनिकों को भेजा और इराक को फिस इराक का खात्मा हुआ। इराक के क्या हुआ, ऐसे मनबरू सैनिक का खात्मा हो गया। करा कि कोई समाधान न निकलने पर संयुक्त राष्ट्र ने बल का प्रयोग की अनुमति दे दी। संयुक्त राष्ट्र ने बल के प्रयोग का क्या दे दिया, अनुमति दे दिया बच्चों, बल का प्रयोग का अनुमति दे दिया। और 29 नवंबर को सुरक्षा परिषद ने यह प्रस्ताव पास किया कि यदि 15 जनवरी 1991 तक इराक ने कुवैत को मुक्त नहीं किया तो उसके खिलाफ बल का प्रयोग सहित सभी अनिवार्य कदम उठाए जाएंगे। सभी अनिवार्य कदम क्या किए जाएंगे, उठाए जाएंगे। माने कुवैत पर जो कब्जा कर बैठा था इराक ने, इराक को समझाया, नहीं समझा, फिर भी एक डेट जारी किया। ठीक है, सिस्टमैटिक ढंग से 15 जनवरी 1991 तक देखिए इराक आप खाली कर दो, कुवैत को छोड़ दो। लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा, तब क्या हुआ समझिएगा, 34 देश यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, 34 देशों का सैनिक, 34 देशों की मिली जुली, ठीक है, 34 देशों की मिली जुली 6,60,000 सैनिकों को भारी भरकम फौज ने इराक के विरोध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया। और इसी बात को आप लिख भी सकते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध से आप क्या समझते हैं बच्चों, इन तमाम बातों को लिख सकते हैं कि कुवैत पर इराक के द्वारा जो है एकदम बल प्रयोग करके उस पर कब्जा करना, उसे 19वां प्रांत बनाकर घोषित कर देना, इस बात से जो है ये मामला यूनाइटेड नेशन के पास चला जाता है। फिर अमेरिका ने इस पर एक कदम उठाता है कि इराक को कहता है कि आप जो है कुवैत को छोड़ दो, फिर नहीं छोड़ता है। फिर यूनाइटेड नेशन ने एक लिस्ट जारी करता है कि तुम इतना जनवरी इतना तक क्या करो, कुवैत को खाली कर दो। फिर भी अगर नहीं माना तो फिर 34 देशों का मिली जुली जो फौज है, जो आर्मी है बच्चों, 6,60,000 सैनिकों को भेजा गया और अंततः इराक को परास्त करना पड़ा, इराक को हार स्वीकार करना पड़ा, इराक परास्त हो गया। और यही घटना को प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। क्या, यही घटना को प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। चलिए बोले बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है रसगुल्ला, समझ में आ रहा ना, ठीक है, यस गुरुजी समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था, ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। ठीक है, जिस सैनिक ने, जो इतना 34 देशों की जो सैनिक ने एक जो है कि एक क्या
अभियान, सैन्य अभियान किया, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉम्प। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन, ठीक है, वर्शकॉव इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिकी ही थे। 34 देशों के मिलीजुली सैनिक में 75% अगर बात किया जाए तो वहां अमेरिका का ही सैनिक देखा गया, अमेरिका का ही सैनिक देखा गया। अमेरिका के नेतृत्व में 27 फरवरी 1991 में कुवैत को मुक्त करा दिया गया। याद रखिएगा, अमेरिका के नेतृत्व में 27 फरवरी 1991 क्या 27 फरवरी 1991 क्या 27 फरवरी 1991 में कुवैत को मुक्त करा दिया। अमेरिका द्वारा उपयुक्त स्मार्ट बमों के कारण इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है और प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 4 अप्रैल 1991 को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि इराक अपने रासायनिक एवं अन्य घातक हथियार नष्ट कर दे तथा कुवैत के साथ अपनी सीमाओं का आदर करे। अमेरिका के द्वारा कहा गया बच्चों, अमेरिका के द्वारा कहा गया कि इराक अपना जितना भी हथियार है, बम है, उस सबको नष्ट कर दे और कुवैत से मैत्रिता अर्थात फ्रेंडशिप बना ले, एकदम फ्रेंडशिप बना ले और उसके जो बॉर्डर पे जो है ज्यादा तनाव नहीं होना चाहिए, प्यार प्यार से दोनों देश के लोग रहने लगे। ठीक है, रहने लगे नहीं, रहना चाहिए, ऐसा अमेरिका ने कहा। अब देखिए युद्ध का परिणाम, प्रथम खाड़ी युद्ध का परिणाम क्या हुआ। इस युद्ध के परिणाम यह हुआ कि इराक की हार हुई, होना ही था। मन भरू ज्यादा रहिएगा, दिक्कत है ना भी, दिक्कत है कि नहीं है, सब लोग जो कह रहा है मान लीजिए। चलिए, तो कह रहा है कि अमेरिका यूएनओ के सामने भी अपने आप को एक अच्छा शक्तिशाली राष्ट्र साबित कर दिया। अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया, अमेरिका ने इस युद्ध में, प्रथम खाड़ी युद्ध में भी क्या किया, मुनाफा कमाया। अमेरिका ने जितना रकम इस जंग पर खर्च की उससे कहीं ज्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली। मतलब जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से क्या हुआ, मिला कि नहीं आप अपने युद्ध में इतना सारा कुछ खर्च किए, चलिए ये सब चीज आपको दे दिया जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्लिंटन का दौर। क्या था क्लिंटन, यही है क्लिंटन चच्चा। ठीक है, देख लीजिए इसको, यही है क्या, क्लिंटन चच्चा। ठीक है, इस चच्चा के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इस चच्चा के विषय में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कि क्या थे क्लिंटन चाचा का नीति, क्या थे क्लिंटन चाचा। चलिए बोलेंगे, प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन बिल, ठीक है, क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, विलियम जेफरसन बिल जिसे क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का क्या हुआ, चुनाव हार गया। कहते हैं कि प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में, कौन, जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गया। क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव क्या हुआ बच्चों, हार गया। क्लिंटन ने विदेश नीति, ध्यान दीजिएगा, विदेश नीति की जगह घरेलू नीतियों अपनाने, चुनाव प्रचार करने का, ठीक है, निशाना बनाया था। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते। पहले तो चुनाव क्या हुआ, हार गया। ये क्लिंटन महोदय पहले चुनाव क्या हुआ, हार गया बच्चों। फिर जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हेमंत जी से बात कीजिए, तो नीचे होंगे, बुला लीजिए। तो करा कि दोबारा चुनाव जीते और इस तरह के 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे। यानी बिल क्लिंटन महोदय 1996 में जो है, विल क्लिंटन महोदय 1996 की यदि हम बात करते हैं, विल क्लिंटन महोदय 1996 की बात करते हैं बच्चों, 1996 की बात करते हैं, वह दोबारा चुनाव जीते और इस तरह 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर बना रहा। अब देखिए, विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार पर ध्यान दिया। क्लिंटन ने क्या किया बच्चों, ठीक है, विश्व व्यापार क्या होता है, विश्व व्यापार को शॉर्टकट में कहते हैं, ठीक है, WTO।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में हुआ था, 1995 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है बच्चों, इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब देखिए, राष्ट्रपति क्लिंटन के दौर में किए गए प्रमुख अमेरिकी सैन्य आक्रमण, प्रमुख अमेरिकी सैन्य आक्रमण कौन कौन से हुए थे, ठीक है, कौन कौन से हुए थे उसके विषय में हम लोग देखेंगे, उसके विषय में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। बोलेंगे 1999 में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई, ध्यान देगा, अल्बानिया लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। आंदोलनों को कुचलने के लिए क्या किए, सैन्य कार्रवाई किए। ठीक है, सैन्य कार्रवाई किए। इसके विरुद्ध अमेरिकी नेतृत्व में नाटो, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है, अटलांटिक ट्रेडिक ऑर्गेनाइजेशन के देशों ने, ठीक है, के देशों ने यूगोस्लाविया पर 2 माह तक बमबारी किया। यूगोस्लाविया पर क्या किया, यूगोस्लाविया पर, ध्यान दीजिएगा, नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया पर, नाटो के देशों के सदस्य ने यूगोस्लाविया पे, क्या बच्चों, यूगोस्लाविया पे जो है 2 महीने तक बमबारी, मतलब वो होता ना, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे, थोड़ा क्या लगता है नहीं लौटेंगे, तो वही वाला बात है। 2 महीना तक लगातार जो है 2 मंथ तक, यानी बच्चों 60 दिनों तक लगातार फुल डेडिकेशन के साथ बमबारी करते रहा, एकदम तोड़ मरोड़ करके ही छोड़ेगा। ठीक है, तोड़ मरोड़ करके ही छोड़ेगा। करा कि तंजानिया, ठीक है, जिसको आप लोग दार एस सलाम कहते हैं, तंजानिया का अन्य नाम होता है दार एस सलाम, तंजानिया का अन्य नाम क्या होता है, दार एस सलाम होता है। तो दार एस सलाम में बने अमेरिकी दूतावास पर हमला भी किया। जो अमेरिकी दूतावास होता है, दूतावास बुझते हो, अदर देश में बच्चों अथॉरिटी के साथ रहा जाता है, वहां पर जैसे भारत का दूतावास होगा कहां, तो दूतावास होगा अमेरिका में होगा, इंग्लैंड में होगा, फ्रांस में होगा, और जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है ना वहां पर दूतावास होता है। जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है ना वहां पर क्या होता है, दूतावास होता है। तो वहां पर आदमी बैठे हुए रहते हैं और भारत से जो आते हैं पासपोर्ट वीजा वगैरह सबको क्या देखा जाता है। ठीक है बच्चों, करें इसके जवाब में 1998 में क्लिंटन के नेतृत्व में सैन्य कार्रवाई की गई। इसमें ध्यान देगा, अलकायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया, अलकायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया। ये जो बमबारी हुआ ना, किन्हें जिम्मेदार ठहराया गया, किन्हें पकड़ा गया, किन्हें, तो याद रखिएगा अलकायदा को। अलकायदा कहा अरे तुम्हें बमबारी किया था, नहीं, अलकायदा को पकड़ा गया। ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में करा कि ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच, इस अभियान के अंतर्गत अमेरिकी सेना ने सूडान और अफगान में अलकायदा के ठिकाने पर भारी मिसाइल जिसे क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। क्रूज मिसाइलों से क्या किया गया, हमला किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन इन, ठीक है, फाइनाइट रिच का परिणाम। क्या हुआ इन रिचों का परिणाम, बच्चों क्या हुआ इन रिचों का परिणाम, यानी ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच का जो परिणाम हुआ, अंततः जो परिणाम बनकर सामने आया, उस परिणाम को हम लोग देखेंगे। क्या, उस परिणाम को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए कहेंगे इस ऑपरेशन का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। भाई साहब अमेरिका उस समय आप जानते हैं कि अमेरिका बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही क्या था, पावरफुल। तो कह रहा है कि उल्लंघन करने का आरोप लगाया, साथ ही साथ इस अभियान में अमेरिका के कई निर्दोष नागरिकों पर भी बमबारी हुआ था या बमबारी बरसाए गए थे, जिनका अलकायदा जैसे संगठन से कोई लेना देना नहीं था। अमेरिका ने सीधा हाथ खड़ा कर दिया, आप अलकायदा पर अटैक किए, अच्छी बात है किए, लेकिन हमारे जनताओं का क्या दोष था, हमारे निर्दोष जनता जो मारे गए, इसके पास इस बातों का है आपके पास जवाब। यूनाइटेड नेशन में भी यह सवाल उठाया गया कि महोदय मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जनताओं के साथ ऐसा क्यों,
और अमेरिका जैसे पावरफुल देश ने ये बात को उठाया। सोच सकते हैं कितना बड़ा ये माहौल बन गया होगा, कितना बड़ा बात हो गया होगा। अमेरिका की आलोचना भी होने लगी थी इस बातों से। और फिर जो है कि दूसरा पॉइंट है बच्चों कि ठीक है 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 9/11 ठीक है, 9/11 मतलब समझे 9 से 11 सितंबर तक आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध हुआ। कहते हैं इसमें बच्चों, इसमें क्या कहते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो अल्टीमेट एक बात समझना, जो आतंकवाद है ना, आतंकवाद किसी का नहीं होता है, इसलिए आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना ही यही भला का बात है। लेकिन पहले सबसे पहले हमें ये कहेगा ना कि आतंकवाद के सिलसिले में सर आप किसको मारना चाहते हैं, हम तो पहले मारेंगे भाई साहब आतंकवाद को पालने वाले को, आतंकवाद के सपोर्टर को मारेंगे। क्योंकि मैन नस को काट दो ना ऑटोमेटिक, जैसे वृक्ष है या कोई पौधा को देख लो बहुत इधर उधर क्या ना उधर उधर छत वगैरह सब पे अपने घर के आंगन वगैरह सब में लतरा हुआ है, तो क्या करोगे, फल के टुसा को तोड़ दो, फल तोड़ दो, उससे क्या हो जाएगा, गाछ को ज्यादा प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं। कैंची लो जाके जड़ को ही क्या करो, उसके जड़ को कट से काट दो, समझ में आ रहा ना, पूरे पौधा सूख जाएंगे। वही बात है। बता कि मदरसा जो होता है ना, जैसे हम लोग स्कूल होता है ना बच्चों, उसी प्रकार मदरसा में वो मदरसा पाक जगह होता है, सबसे अच्छा जगह होता है, वहां पर पढ़ाई होनी चाहिए। पाकिस्तान में मदरसा में आतंकवाद की ठीक है प्रशिक्षण होता है, कैसे बम बारूद फेंकना है, गोलीबारी कैसे चलाना है। बताओ विद्यालय में, पाकिस्तान के मदरसा जैसे विद्यालय में इस प्रकार चीजें होते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, नहीं, इसलिए उन्हें खत्म करना चाहिए, अल्टीमेट उन्हें ही खत्म करना चाहिए। और यही कारण है कि वहां अत्यधिक जो है पैसा आतंकवाद पे खर्चा किया जाता है। इसी कारण आए हुए दिनों में देखिएगा पाकिस्तान के जनताओं में भूखमरी की समस्या हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए समझते हैं। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों 19 ठीक है अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी ठीक है व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये 11 सितंबर 2001 की बात है। 4 अमेरिकी व्यावसायिक ठीक है व्यावसायिक विमानों पर क्या कर लिए थे, कब्जा कर लिए थे। व्यावसायिक विमानों पर क्या कर लिए थे, कब्जा कर लिए थे। 2 विमान न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर टकराए। तीसरा विमान ठीक है वर्जीनिया के अर्लीगटन स्थित पेंटागन से टकराया और पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है। जैसे अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन है, उसी प्रकार से अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ बच्चों, तो वो कहाँ हो जाएगा, तो पेंटागन में हो जाएगा। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह जो है पेनिसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर क्या हुआ, गिरा। मतलब किसमें कहां टकराना वो अल्टीमेट पहले विमानों में सेट कर दिया जाता है, विमान में जो है पहले से सेट किया जाता है किसको कहां से टकराना है। बहुत कम ऐसे होंगे बच्चों कि मिस हो जाते हैं, बहुत कम ऐसे होंगे जो मिस हो जाते हैं। समन्वय का बना रहना जरूरी था। और 11 सितंबर 2001 को अलकायदा आतंकवादी संगठन ने आतंकवादियों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित विश्व व्यापार केंद्र को हवाई जहाज से टकराकर नष्ट कर दिया था। यानी 2001 में आतंकवादी का माहौल इतना बढ़ गया था कि अमेरिका में विश्व व्यापारी अमेरिका में जो व्यापारी सेंटर था बच्चों, विश्व व्यापार केंद्र जो था, उस पर हवाई जहाज से टकराकर नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, विश्व व्यापार केंद्र वही WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में जिसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। हम ध्यान दीजिएगा इस हमले को ठीक है 9/11 भी कहा जाता है। ये 9/11 जो दिखते हैं, इस हमले को 9/11 के नाम से भी जाना जाता है। क्या 9/11 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए ऑपरेशन ठीक है इंड्यूरिंग
फ्रीडम, ये क्या है? तो 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन, जब अमेरिका के अलग अलग शहरों में इस प्रकार का बमबारी होगा तो तुम ही बताओ, क्या अमेरिका सोया हुआ रहेगा? क्या इतना शक्तिशाली देश सोया हुआ रहेगा? वो भी तो कुछ करेगा। अभी जैसे कि पहलगाम में हमला हुआ है, भारत पर हमला हुआ है, क्या भारत सोया हुआ रहेगा? ईंट का बदला पत्थर से लिया जाएगा भाई साहब, ईंट का बदला पत्थर से लिया जाएगा, एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अभी तो सिंधु की पानी बंद हुई है, ठीक है, अभी क्या क्या बंद होने वाला है देखते तो जाओ डियर, ठीक है, वैसे तो बैठने वाले नहीं हैं हम, ठीक है। चलिए, तरह की कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिक पार्टी की जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति बने। अब क्लिंटन महोदय हट गए और उसके जगह जॉर्ज बुश राष्ट्रपति बन गए, जॉर्ज बुश राष्ट्रपति बने। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। 9/11 के जितने भी कैदी थे, 9/11 क्राइम का जितने भी क्राइम कर्मी थे, जितना मतलब शक था जिन जिन लोगों पर, उन सब को चुन चुन कर खत्म करने का प्रयास किया। 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों का मुख्य सूत्रधार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन 2 मई 2011 को अमेरिकी सैनिकों द्वारा पाकिस्तान के, ठीक है, कराची पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में मारा गया। हम बोले ना, ये जो भूखा मंगा भिखमंगा पाकिस्तान है बच्चों, ये नल्ला पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। वो देखो, इतने बड़े ओसामा बिन लादेन, ये सब का मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन नाम का आतंकवाद। और अमेरिका का इतना पावर, अमेरिका जो पाकिस्तान में घुसकर घिसेट कर उस आतंकवाद का खात्मा किया, घिसेट कर उस आतंकवाद का खात्मा किया। अब इराक पर आक्रमण, भाई साहब इराक पर जो आक्रमण हुआ उसको हम लोग देखते हैं, क्या था इराक पर आक्रमण और इराक पर आक्रमण होने का क्या क्या कारण था, आखिर हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। चलिए, तो बोलेंगे इराक पर आक्रमण 2003 के 19 मार्च को अमेरिकी ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कुटनाम से इराक पर सैन्य हमला किया। इराक पर क्या किया बच्चों? सैन्य हमला किया, ठीक है। और अमेरिकी अगुवाई वाले कॉक, ध्यान दीजिएगा, कॉलिशन ऑफ विलंगसन आकांक्षियों के महाजोट में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए थे। कितने देश शामिल हुए थे बच्चों? 40 से ज्यादा देश क्या हो गए थे? शामिल हुए थे। और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया था। इराक पर क्या किया गया था? हमला किया गया था। इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। और इसके बाद इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे। हमले के मकसद कुछ और ही थे, ठीक है। जो समझ रहे हैं ना, वो नहीं, हमले के मकसद कुछ और ही थे, ठीक है। जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण, इराक के तेल भंडार पर क्या करना है? नियंत्रण कर लेना है, ताकि इराक की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाए, वो जो है क्या हो जाए? खत्म हो जाए। इराक में अमेरिकी, ध्यान दीजिएगा, इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम हो सके। इराक में अमेरिका की क्या हो सके? मनपसंद सरकार कायम हो सके, ठीक है। और फिर ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के 3,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए। अमेरिका के 3,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए, ठीक है। जबकि इराक के सैनिक कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में मारे गए। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद लगभग 50,000 सैनिक मारे गए। क्या? 50,000 नागरिक मारे गए। 50,000 नागरिक मारे गए। करा कि इस कार्यवाही से सद्दाम हुसैन के अधिनायकवाद शासन का अंत हो गया। और सद्दाम हुसैन की जो शासन का जो था, सद्दाम हुसैन के अधिनायकवाद शासन जो था वो क्या हो गया? अंत हो गया। और 13 सितंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया। 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया तथा 30 दिसंबर
2006 को फांसी दे दिया गया। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सद्दाम हुसैन, किससे? सद्दाम जो हुसैन है बच्चों, सद्दाम हुसैन, ठीक है, सद्दाम हुसैन को कब सजा दिया गया? तो 30 दिसंबर 2006 को फांसी की सजा दे दिया गया। अब हम लोग देखेंगे इराक पर आक्रमण के परिणाम। क्या? इराक पर आक्रमण के परिणाम, आखिर इराक पे आक्रमण के परिणाम क्या क्या हुए? ठीक है, इराक पर बच्चों, इराक पर आक्रमण के परिणाम क्या क्या हुए? तो सबसे पहले बोलेंगे मौजूदा सरकार अर्थात सद्दाम हुसैन की सरकार। क्या बच्चों? मौजूदा सरकार अर्थात सद्दाम हुसैन की सरकार चंद दिनों में चली गई। चंद दिनों में चली जाने का मतलब तुरंत ही क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। और दूसरा बच्चों, इराक में लोगों को अमेरिका के खिलाफ गुस्सा काफी बढ़ गया और पूर्ण रूप से विद्रोह हो उठा। इराक के लोगों को अमेरिका के खिलाफ गुस्सा, क्योंकि अमेरिका बार बार इस तरह से कर रहा था तो दिक्कत तो हो ही जाएगा ना अल्टीमेट। तो क्या हुआ ना बच्चों कि इराक के जनता को गुस्सा आया और अमेरिका का क्या किया? विरोध किया। तीसरा बच्चों, इस आक्रमण में अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए, वहीं इसकी सैनिक बहुत ज्यादा संख्या में, इराक की बहुत ज्यादा संख्या में मारे गए। मतलब अमेरिका के 3000 सैनिक मरे तो इराक के बहुत सारे सैनिक मारे गए। और चौथा कहता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हमले के बाद लगभग 50,000 आम जनता भी मारे गए। 50,000 जो है ना आम जनता, निर्दोष जनता भी क्या किए गए बच्चों? मारे गए। ठीक है, मारे गए। अब देखिए वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ। अब हम लोग जानेंगे कि वर्चस्व क्या होता है। वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ को हम लोग देखेंगे कि वर्चस्व सैन्य शक्ति क्या होता है। क्या बच्चों? वर्चस्व सैन्य शक्ति क्या होता है? वर्चस्व सैन्य शक्ति क्या होता है? तो बोलेंगे बच्चों कि अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। आज अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। आज अमेरिका कहीं भी अपना निशाना साध सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास इतना ज्यादा क्या ताकत है, इतना ज्यादा सैन्य शक्ति है कि अमेरिका कहीं भी किसी को भी अपना निशाना बना सकता है। ठीक है बच्चों, करा कि एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता उसके पास है। अमेरिका सैन्य के पीछे खर्च भी बहुत ज्यादा करता है। अमेरिका सैन्य के पीछे खर्च भी क्या करता है? बहुत ज्यादा करता है। जितना 10 देश जो है अपने अपने सैनिक पर खर्चा करता होगा, अमेरिका अकेले उतना पैसा जो है अपने सैनिक पर खर्च करता है। अपने सैनिक पर क्या करता है बच्चों? खर्च करता है। देखिएगा, अमेरिका से नीचे के कुल 12 ताकतवर देश का रक्षा बजट का कुल योग अमेरिका का रक्षा बजट के बराबर से भी कम है। मतलब 12, हम तो 10 ही बोले, 12 देशों जितना खर्चा करता होगा अपने सैन्य पे, उससे भी ज्यादा अकेले अमेरिका खर्च करता है अपने आर्मी पे। अमेरिका तरह तरह के स्मार्ट बम तथा तकनीकी पर आधारित हथियार बनाने में सबसे आगे है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का दबदबा कमजोर होने के बाद यह काम अमेरिकी नौसेना ने किया। अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति आज दुनिया के हर महासागर में है। क्या? अमेरिकी सेना की उपस्थिति। अब कहा कि वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ को हम लोग देखेंगे। बोलेंगे बच्चों कि इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है। जो वर्चस्व ढांचागत अर्थ आप देख रहे हैं, वर्चस्व ढांचागत अर्थ जो देख पा रहे हैं बच्चों, इसका कहा जा रहा है कि इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से। कैसी समझ से? एक खास समझ से है। ठीक है, और कहा कि MBA की डिग्री अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक है। उदाहरण MBA जो है, जिसको हम लोग MBA, मन में आया होगा गुरुजी MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मास्टर ऑफ, ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बोलने में नहीं बन रहा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये होता है कि
अकादमिक डिग्री है, ठीक है, अकादमिक डिग्री है। और विश्व में प्रसिद्ध एमबीए की डिग्री की शुरुआत अमेरिका द्वारा हुआ था। विश्व में प्रसिद्ध एमबीए की डिग्री की शुरुआत अमेरिका के द्वारा हुआ था। क्या? अमेरिका के द्वारा हुआ था, ठीक है बच्चों। वर्तमान में यह डिग्री विश्व के सबसे उच्च स्तरीय डिग्री में से एक हुआ, ठीक है। और आज जानते हैं ये जो समुद्री मार्ग पर जो नियंत्रण है, इंटरनेट की निर्भरता है, सभी बड़े संगठन का मुख्यालय जितना भी है वो सब का कहाँ है? जो है अमेरिका में ही। और इंटरनेट जो हम लोग चला रहे हैं बच्चों, ये इंटरनेट भी वर्तमान में पूरे विश्व में इंटरनेट पर निर्भर है। और इस इंटरनेट का संचालन अमेरिका के उपग्रहों का एक विशाल समूह द्वारा किया जाता है। यानी इस इंटरनेट का प्रयोग भी अमेरिका के द्वारा किया गया। इंटरनेट अमेरिका के द्वारा ही चलाया जा रहा है। आपकी और हमारी जो मुलाकातें हैं, ये जो आप पढ़ पा रहे हैं, ये इंटरनेट के बदौलत, और ये इंटरनेट भी अमेरिका के द्वारा था। अब देखिए वर्चस्व सांस्कृतिक के अर्थ को हम लोग देखेंगे। क्या? वर्चस्व सांस्कृति के अर्थ। हम लोग संस्कृति के अर्थ क्या होता है, वर्चस्व संस्कृति के अर्थ, इसके विषय में जानेंगे। बोलेंगे बच्चों, कमजोर देश जो शक्तिशाली देशों के नियंत्रण में रहते हैं, उन पर शक्तिशाली देश की संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। मतलब जब कोई कमजोर देश है और कोई उस पर बड़े शक्तिशाली देश अपना वर्चस्व स्थापित किया गया है, तो कमजोर देशों की जो है सभ्यता संस्कृति भी प्रभावित हो जाते हैं बड़े विशाल वर्चस्वशाली देश से, ठीक है। चलिए, करा शक्तिशाली देश अपनी संस्कृति के अनुसार सांस्कृतिक सामग्री तैयार करता है और उसे अपने अधीन देशों के बाजारों में बेचता है। जैसे जीन्स पैंट पहनना पश्चिमी देशों की संस्कृति की देन है, ठीक है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बच्चों देन है जीन्स पैंट पहनना। क्या? जीन्स पैंट पहनना। अमेरिकी संस्कृति की बड़ी लुभावनी है और इसी वजह से यह ज्यादा ताकतवर है। इसी वजह से यह ज्यादा ताकतवर है। वर्चस्व का यह सांस्कृतिक पहलू है जहां जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि राजमंदी से बात को मनवा ली जाती है। जोर जबरदस्ती ने बच्चों, जो है कि जोर जबरदस्ती क्या होता है ना, नहीं आपको करना है तो करना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब राजामंदी से क्या किया जाता है बच्चों? राजामंदी से बात को मनवा ली जाती है। सोवियत संघ की पूरी पीढ़ी, ठीक है, सोवियत संघ की पूरी पीढ़ी के लिए नीली जींस अच्छे जीवन का प्रतीक है। किसके लिए? सोवियत संघ के लिए जो है, सोवियत संघ की पूरी पीढ़ी के लिए नीले कलर की जींस, सोवियत संघ के लोग नीले कलर के जींस पहनना पसंद करते हैं। यहां अमेरिका सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में सोवियत संघ से बाजी मार ली। कर रहा है कि सोवियत संघ से अधिक बाजी अमेरिका ने क्या किया? मार लिया। अमेरिका ने मार लिया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से जो बच्चों है, इस प्रकार से ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। इस प्रकार से ये चैप्टर क्या हो गया बच्चों? खत्म हो गया। इसका यदि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो देर किस बात की बच्चों, आज ही प्ले स्टोर पर जाइए, योद्धा एकेडमी डाउनलोड कीजिए और संघर्ष बैच को ज्वाइन कीजिए और वहां पर आर्ट्स आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।